नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। देश को 15वां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रूप में मिला। एक तरफ जहां पहली दलित महिला आदिवासी राष्ट्रपति का बनना दलितों के विकास के लिए, आदिवासी समाज के विकास के लिए अहम माना जा रहा है, उनके संघर्ष की हर तरफ चर्चा हो रही है, तो दूसरी तरफ चर्चा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की भी हो रही है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के खिलाफ दरअसल महबूबा मुफ्ती ने एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है। राष्ट्रपति पद से हटते ही अब रामनाथ कोविंद पर आरोप लगने शुरू हो गए। सबसे पहला और बड़ा और गंभीर आरोप महबूबा मुफ्ती ने आज लगा दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस पद पर रहते हुए अपने कार्यकाल में संविधान को कुचलने का काम किया। उन्होंने कहा, रामनाथ कोविंद के रहते कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई, नागरिकता संशोधन कानून पास कर दिया गया, दलितों पर लगातार अत्याचार होता रहा, लेकिन राष्ट्रपति चुपचाप बैठे रहे। महबूबा मुफ्ती ने बड़ा आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि रामनाथ कोविंद ने सिर्फ बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम किया। महबूबा मुफ्ती के इन आरोपों को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने इसे जहां दलितों का अपमान बता दिया, तो वहीं पीडीपी ने बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति पर नहीं बल्कि केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। खबर यह भी है कि महबूबा मुफ्ती केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान से भी बौखलाई हुई हैं, इसलिए इस तरह के बयान दे रही हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या राष्ट्रपति के कंधे पर बंदूक रख के महबूबा मुफ्ती असल में केंद्र सरकार को निशाने पर ले रही है? क्या पूर्व राष्ट्रपति पर सवाल उठाकर महबूबा मुफ्ती ये सियासत कर रही है? क्या संवैधानिक पद पर बैठे किसी शख्स पर ऐसे आरोप लगाना जायज है? जायज है, कहां तक जायज है? और अब तक वो चुप थी। जैसे ही नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी, देश के प्रथम नागरिक के पद से रामनाथ कोविंद जी हटे, तुरंत उन्होंने हमला बोल दिया। ऐसे में क्या दर्शाता है? आज इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द हम करने वाले हैं चर्चा। ये जो आदत बन गई है, चाहे वो जो है इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो डिलिमिटेशन कमीशन है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो राष्ट्रपति है, अभी उनको राष्ट्रपति को भी जो है उन्होंने घसीट लिया, उस पद को भी घसीट लिया। मतलब भारत के संविधान के अंतर्गत जो भी संस्थाएं आती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, जो कि भारत राष्ट्र और दुनिया का सबसे जो है बड़ा लोकतंत्र है, उसको उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना, कंट्रोवर्सी में डालना और पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं कहना। काश महबूबा जी को याद होता कि इन्होंने इसी सदर के लिए वोट किया। उस वक्त उनको क्यों नहीं ख्याल आया कि हम उसको सदर बनाएं जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक की हिफाजत करे? यही तो दोगली पॉलिसी है उसकी। पहली बात यह है कि वो इन्हीं के वोटों के ज़रिए से बनी है। उस वक्त जो एमएलएज थे उनमें महबूबा जी भी शामिल थी। और दूसरा, ये बहुत अच्छा लगता है महबूबा जी उस वक्त कहती जब वो प्राइम मिनिस्टर से मिलने गई और उनके एमएलए उनके हमरा थे और उनके वो एमपी जिन्होंने हमारे वोट लिए थे, उनके बाद उस वक्त कोई बात नहीं, ये जिस बीटिंग अबाउट द बुश की कोई वक़्त नहीं है इस वक्त। अच्छा है, ये एग्जीक्यूटिव का फैसला होता है और इस सेटअप में प्रेसिडेंट एक लिमिटेड पावर रखता है। अब जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है वो टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो आने वाले हैं या आए हैं, कम से कम वो तो रक्षा करें। ऐसे में बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हुए महबूबा का बयान, राष्ट्रपति पद की गरिमा पर हमला, महत्वपूर्ण सवाल है। जाहिर तौर पर महबूबा मुफ्ती का यह बयान किस तरफ इशारा करता हुआ सवाल पूछेंगे। क्या हर घर तिरंगा अभियान से बौखला गई है महबूबा और ये उनकी बौखलाहट का ही है नतीजा? क्या राष्ट्रपति बहाना केंद्र है निशाना? आज इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ एक खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, जल्दी से तारुफ करवा देती हूँ। जो मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक स्टूडियो में मौजूद है, बहुत स्वागत है सर आपका। एनसी प्रवक्ता नीलूफर मसूदी हमारे साथ मौजूद, बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार सोहेल काजमी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सोहेल काजमी साहब, आप महबूबा मुफ्ती के इस बयान से क्या समझ पा रही हैं?
क्या तात्पर्य है उनके इस बयान का? राष्ट्रपति पद से हटते ही रामनाथ कोविंद पर इस तरह से निशाना साधना, क्या केंद्र पर निशाना है बहाना? और वो भी 10 दिनों के बाद 5 अगस्त आने वाली है। वो जो 370 की टीस है मिटी नहीं है अब तक। क्या यही झलक दिखा रहे हैं उनका ये बयान? बोलू जी, कैन आई स्पीक? जी सर, प्लीज। देखिए ये देखिए, जम्मू कश्मीर हो या कोई भी रियासत हो जी, वो किसी पॉलिसीज के तहत चलती है, और कोई मुल्क भी। और भारतवर्ष जो है एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिकल कंट्री है जिसको पूरी दुनिया मानती है। कुछ पॉलिसीज के तहत मुल्क चलते हैं। महबूबा जी के फ्रस्ट्रेटेड बयानों से मुल्क नहीं चलते हैं, ना रियासतें चलती हैं। ये महबूबा मुफ्ती जी का जो बयान आया है, मुझे लगता है इसको बाकी पार्टीज भी बड़ा सीरियसली लेंगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के लिए ऐसा बोलना किसी भी इंडिविजुअल का हक नहीं है, और मुझे लगता है बाकी पार्टीज इस पे कुछ न कुछ एक्शन लेंगी। लेकिन इतना फ्रस्ट्रेट हो जाना, और ये खुद भी बताए कि इनके वालिद की जब ये पीडीपी पार्टी बनी, और वो कैसे बनी, आप उनसे पूछिए कौन सी हुकूमत थी, अडवाणी जी और अटल जी की सरकार थी जब ये पीडीपी पार्टी फॉर्म हुई जम्मू कश्मीर में। वो उस वक्त की मरकज की सरकार चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा रीजनल पार्टीज जो हैं वो जम्मू कश्मीर में इरप्ट हों और जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य हों। तो इनसे पूछिए कि इनकी जो सरकार रही 3 साल की, मुफ्ती साहब की भी और इनकी भी, वो किस पार्टी के साथ रही? भारतीय जनता पार्टी के साथ रही। कोई फोर्स पार्टी नहीं बनाई थी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे दोनों पार्टीज ने साइन किया और फिर हुकूमत की। तो ये, और आज जो वहां लाल चौक में जो 32 सालों बाद मोदी जी का झंडा जब चढ़ा, और आज 32 साल बाद लाल चौक में जो जन सैलाब आप देख रहे हैं अपने नेशनल फ्लैग को लेके जनता का, और डीडीसी बीडीसी इलेक्शंस में जो लोगों ने नवंबर में दिसंबर में पार्टिसिपेशन किया, ये सब दर्शाता है कि ये कुछ जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन हैं ये फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग एक नया पॉलिटिकल। लगता है कनेक्शन हमारा कट गया है। बोलिए सर, बोलिए। महबूबा जी की ऐसी स्टेटमेंट को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, और कानून के तहत उनपे कड़ी से कड़ी लॉज के तहत FIR बुक होनी चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ अपनी पॉलिटिकल माइलेज के लिए या अपने वोटर्स को रिझाने के लिए ऐसी स्टेटमेंट दें जिससे कि एक रोष क्रिएट हो जाए पूरे कंट्री में। निश्चित तौर पर क्या यही वजह है डॉक्टर सुनील कौशिक कि पॉलिटिकल माइलेज के लिए, और या यूं कहा जाए कि जो एक दर्द छिपा हुआ है जहन में वो बार बार निकलकर सामने आ जाता है, वो टीस बार बार निकलकर सामने आ जाती है, इसी वजह से ये बयान उसी संदर्भ में देखा जाए जो इस तरह से रामनाथ कोविंद की पूरी विरासत पर सियासत शुरू कर दी गई। देखो शिल्पा, जब ऐसे बयान आते हैं तो देश हंसता है कि जब आप ऐसे राजनीतिक बयान देते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। हाँ। राष्ट्रपति पद की गरिमा को बनाए रखना या राष्ट्रपति की जो भूमिका संवैधानिक है, ये तो उसमें आप बदलाव नहीं करेंगे, टिप्पणियां करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। जब केंद्र सरकार कोई प्रस्ताव भेजती है राष्ट्रपति महोदय को, और वो एक बार वापस करें और फिर दोबारा जाता है, तो राष्ट्रपति की मजबूरी होती है कि उसको माना जाएगा। तो जब ऐसी व्यवस्था संविधान में दी गई है, तो फिर राष्ट्रपति के पद को लेकर के या राष्ट्रपति के पद पर जो व्यक्ति बैठा है उस पर सवाल क्यों? आप या तो स्वतंत्र रूप से राष्ट्रपति को अधिकार दीजिए, और वो कहने से नहीं होगा, वो संविधान में बदलाव से होगा। आप ऐसा कोई प्रस्ताव लेकर के आते, आप ऐसा कोई व्यवस्था लोकसभा या राज्यसभा में रखते, तो कह सकते थे कि हाँ, कि वास्तव में जो आपने सवाल खड़े किए हैं उससे लोग सहमत हैं और आप बिल्कुल ईमानदारी से राजनीतिक बातें कह रही हैं। आपको भी पता है कि राष्ट्रपति की भूमिका क्या रहती है। जिस पार्टी की सरकार केंद्र में है, निश्चित तौर से वो बात राष्ट्रपति महोदय को माननी होती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहां संवैधानिक दायरे में रह कर के जो चीज़ें राष्ट्रपति करते हैं वो करते आए हैं और करना भी चाहिए। लेकिन जब संविधान में आपने ऐसे पद को लेकर के रबर स्टाम्प बना दिया हो, तो सोचना पड़ेगा आपको ना कि ऐसी व्यवस्थाएं संविधान में क्यों हैं। ऐसा तो है नहीं है कि संविधान में बदलाव मोदी जी की सरकार ने कर दिया। जब संवैधानिक ढांचा तैयार हुआ होगा, उसके बाद तमाम ऐसे मुद्दे इस देश में आए होंगे। बहुत सारा मौका आपकी पार्टी को, आपके नेताओं को मिला होगा। आप भी केंद्र में कहीं न कहीं साथी रहे हैं सरकारों में,
तब आपने ऐसे सवाल क्यों नहीं खड़े किए? सवाल इसलिए आपने खड़े नहीं किए कि आप जो चाहते थे वो होता रहा और अब जो हो रहा है उसे आप चाहते नहीं हैं। तो सबसे सस्ता और कह सकता हूं कि अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए बस यही रास्ता राजनीतिक लोगों पर बचता है कि वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करें, और वो ऐसे सवाल जिनका मुझे लगता है कि हर देश का युवा जो थोड़ा भी समझदार है वो हंसता होगा कि आपके इन सवालों का कोई मतलब नहीं है जो आप सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि आपने कितनी बार ऐसे ऐसे बयान दिए उन पदों पर रहकर के, आप भी मुख्यमंत्री रही हैं, उसके बाद भी आपने ये कहा कि 370 हटाया गया, सोचा तो हम का हाथ काट लेंगे। चाइना के बारे में आपने क्या बोला कि हम चाइना से, पाकिस्तान से बात करेंगे, वो 370 हटे, इसमें कैसे भूमिका निभाए। बहुत सारे सवाल आपने झंडारोहण को लेकर के भी उठाए हैं। तिरंगे से दुश्मनी उनकी जग जाहिर तो वही मैं कह रहा हूँ। तो जब आप देश के नहीं हैं तो देश के संविधान पे आप सवाल कैसे खड़ा कर रहे हैं? और देश के संविधान पे आप सवाल खड़ा करना चाहते हैं तो आपकी पार्टी को पॉलिटिकल प्रस्ताव ऐसा लाना चाहिए जहां बदलाव की स्थिति दिखती हो और आपको लगता हो कि विपक्ष की भूमिका भी उसमें अहम रहे। तो लगता है कि हाँ, आप बिल्कुल सवाल सही खड़े कर रहे हैं, और केवल पॉलिटिकल माइलेज पाने के लिए, अपने आप को सुर्खियों में पाने के लिए ऐसे सवाल खड़ी करती रही हैं मुफ्ती जी, और अब भी खड़ा कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि अब देश का युवा सब समझ गया है, वो किसी भी पार्टी का रहा हो, इन सब बयानों का आप कोई मतलब नहीं रह जाता है जब तक जनता से बयानों का कोई मतलब नहीं रह जाता है, वो बयान खड़ा ही कैसे कर देती है महबूबा मुफ्ती। मेरा ये सवाल नजम साकिब साहब आपसे रहेगा। आप पीडीपी प्रवक्ता हैं, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साकिब साहब, आपसे समझना चाहूंगी, जानना चाहूंगी कि क्या सोच के महबूबा मुफ्ती ने यह बयान दे दिया? पूर्व राष्ट्रपति के अंतिम दिन उनकी विदाई के समय इस तरह से उन्हें ताना मार देना, ये क्या दर्शाता है सर? साकिब साहब, क्या मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? नजमू साकिब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है आवाज पहुंच नहीं पा रही है। चलिए ठीक है, जब तक हम कनेक्ट करवाते हैं। नीलूफर मसूदी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, एनसी प्रवक्ता है। नीलूफर जी, सीधा सवाल, महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर आप क्या सोचती है? आपका फर्स्ट रिएक्शन सबसे पहले। देखिए, नजमुल साकी तो यहाँ बैठे हुए हैं, वो उस पर टिप्पणी कर लेंगे, लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं ये कहूँगी कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो प्रेसिडेंट है उसका पद एक नॉमिनल हेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो, और डिजूर कैपेसिटी में हम उसको देखते हैं। और जहाँ पर हमारी कंट्री है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम यहाँ पर चल रहा है, तो उसका अपर हैंड हमेशा रहा है और हमेशा ही रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं 3 वीटो पावर्स प्रेसिडेंट के पास होते हैं, जिसमें उनके एब्सोल्यूट पावर्स है, सस्पेंशन के पावर्स है, सस्पेंडेड फॉर्म या पॉकेट वीटो के पावर्स होते हैं। तो जहां तक हमने देखा है, ये तीनों पावर्स जो है हमारे पूर्व जो राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्होंने कभी वो इस्तेमाल ही नहीं किए। जब भी रामनाथ कोविंद जी का नाम आएगा तो शायद जम्मू कश्मीर के लोग जो है, उनके दिलों में वो तलखियां जो है वो रहेंगी, और वो इन तलखियों के साथ ही उनका नाम जो है वो याद करेंगे। क्योंकि जहां तक हम 370 को देखते हैं, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर उन्होंने ही अप्रूव किया विदाउट ये देखे हुए कि कहीं मुझे ये पक्ष में खड़ी हुई है। जो बात महबूबा मुफ्ती ने कही, आप भी वही तो कह रही हैं। कहीं न शिल्पा जी मुझे बोलने दे दीजिए, आपको तो बोलने का मौका दे। कहीं न कहीं हमारे प्रेसिडेंशियल के पावर्स है, उनको अपने वो पावर्स दिखाने हैं। उनको रबर स्टैम्प की तरह तो आप नहीं कहेंगे कि उनको एज ए रबर स्टैम्प की तरह काम करना है। कहीं ना कहीं उनके पावर्स है, वो देख सकते हैं कि अगर कोई अप्रूवल कहीं पार्लियामेंट से आया हुआ है, इसका कहीं और कंस्ट्रक्शन की जरूरत तो नहीं है, पार्लियामेंटेरियन को ये वापस भेजने की जरूरत तो नहीं है। लेकिन हमने पूरे पिछले टेन्योर में ऐसा कुछ नहीं देखा, कोई ऐसी बिल नहीं देखी जहां पर उन्होंने कहीं क्वेश्चन किया हो प्रेजेंट रिजीम को। तो ये क्वेश्चन शायद हमने राजेंद्र प्रसाद जी के टाइम पर देखा, या ज्ञानी जैल सिंह जब थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उस वक्त हमने ये चीजें देखी। उसके बाद तो ये कहीं नजर ही नहीं आई। तो मेरे ख्याल से जहां तक जम्मू कश्मीर के वास्ते, खुसूसन में जम्मू कश्मीर की बात करूंगी, 370 नहीं हटना चाहिए था। बिल्कुल नहीं हटना चाहिए था, क्योंकि पहले भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आ चुका था 1954 में।
जो एक परिवर्तन की लहर देखने को मिली वो नहीं आनी चाहिए थी? देखिए, मुझे नहीं पता आप किस, शिल्पा जी, मुझे नहीं पता है आप किस विकास की बात कर रही हैं। हम यहाँ के नागरिक हैं, हम जानते हैं किन मुश्किलातों से हम जूझ रहे हैं। तो छोटी सी छोटी बात के लिए न हमारे लिए किसी के पास वक्त है और न ही कोई कार्य हो रहा है। हाँ, शायद पेपर्स पर हो रहा होगा, मीडिया में हो रहा होगा, लेकिन ऑन ग्राउंड ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ग्राउंड पे कोई काम नहीं हुआ है और आप भी कहीं ना कहीं उसी लाइन पर खड़ी हुई है, उसी पक्ष में खड़ी हुई है जिस बात का जिक्र यहाँ पर महबूबा मुफ्ती ने किया है, जो सवाल उन्होंने उठाए हैं कुल मिलाकर। चलिए जी कि मैं आपके पास लौटती हूं। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, रविंद्र शर्मा जी, कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस प्रवक्ता है रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो शर्मा साहब आपका, और आपका फर्स्ट रिएक्शन, आपको क्या लगता है महबूबा मुफ्ती ने जो कहा सही कहा, आप समर्थन कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि राष्ट्रपति जी एक संवैधानिक पद पे, हाँ, राष्ट्रपति जी के पद को और राष्ट्रपति के पद पे बैठे हुए हर शख्स का हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत सम्मान करते हैं। संवैधानिक मर्यादाओं में रह करके मैं जरूर कहना चाहूंगा कि राष्ट्रपति जी रबर स्टैंप हैं भी और नहीं भी, क्योंकि इस देश ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है। लोकतंत्र में सरकार के चुने हुए नुमाइंदों को अधिकार दिया है, लेकिन ऐसी सिचुएशंस आती हैं जबकि राष्ट्रपति जी एडवाइजरी रोल प्ले करते हैं, जबकि राष्ट्रपति जी कई जगह सरकार को दिशा निर्देश देते हैं, जो प्रणब मुखर्जी जी के टाइम भी देखा गया, पहले भी देखा गया, इसमें कोई शक नहीं। कोविंद जी बहुत ही एक डिसेंट इंसान थे, काबिल इंसान थे, लेकिन बड़ी खामोशी से उनका वक्त निकला और कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें राष्ट्रपति ही एक आखिरी पद बचता है जिसके पास तमाम विपक्ष, तमाम लोग जाते हैं। जब कोई सरकार गलती करती है या जाति करती है तो सरकार के खिलाफ जब कोई चारा नहीं उसके विरुद्ध, तो राष्ट्रपति जी से जो है गुहार लगाई जाती है और बार बार ऐसा प्रयास किया गया। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि राष्ट्रपति जी ने कोई ऐसी बात जो है वो की नहीं जिससे देश में एक संदेश जाता। चाहे वो रोक सकते थे या नहीं रोक सकते थे, मैं किसी विशेष घटना या विशेष कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात नहीं करता, उसको रोक सकते या नहीं रोक सकते थे, लेकिन कई ऐसी देश में घटनाएं या कई आपत्तिजनक बातें हुई जिसपे मैं समझता हूँ कि चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी से बन के आते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति हो जाते हैं फिर वो जो है वो पार्टी से काउंसों दूर हो जाते हैं और पार्टी की सरकार ही होती है। आज तक के इतिहास में मासवा एक बार छोड़ के सरकार के ही राष्ट्रपति बने हैं, क्योंकि अगर सरकार चुनाव में हार जाए तो सरकार की हार हो जाती है। अच्छा, आपको यह शिकायत है कि दरअसल राष्ट्रपति के पद पर वो बैठे हुए थे तो वो देश के नहीं सरकार के राष्ट्रपति थे, एडवाइजरी रोल उन्होंने प्ले नहीं किया। इस पर कौशिक साहब मैं आपका जल्दी से रिएक्शन चाहूंगी कि विपक्ष की शिकायत कहां तक जायज है? आप अपने एडवाइजरी रोल पर आपने जिक्र किया ना रविंद्र शर्मा जी, आपने ये कहा कि देखिए एडवाइजरी रोल प्ले किया करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन ये काम उन्होंने नहीं किया। करते हैं, हाँ, मैं उन पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। नहीं, रविंद्र शर्मा जी, शिल्पा जी, रविंद्र शर्मा जी ये बता दें कि 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई तो 2018 तक प्रणेता रहे देश के राष्ट्रपति। तब क्या माहौल था? क्या वो 4 साल जब वो राष्ट्रपति रहे तो क्या लगा था कि वो वास्तव में राष्ट्रपति की भूमिका निभा रहे हैं, जो कोविंद साहब ने राष्ट्रपति की भूमिका नहीं निभाई? दूसरी बात, जो भी ढांचा, मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि जो संविधान में जो राष्ट्रपति को अधिकार दिए गए हैं वो कांग्रेस के शासनकाल में संवैधानिक ढांचा तैयार हुआ। ये लगता है कांग्रेस को कि कहीं न कहीं ऐसा कुछ है, ऐसी चूक कहीं हो गई है, या राष्ट्रपति को और अधिकार दिए जाने चाहिए, या राष्ट्रपति अपनी दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाते हैं, तो निश्चित तौर से कांग्रेस देश की बड़ी पार्टी है विपक्ष की, लोकसभा में कोई ऐसा प्रस्ताव लेकर के आए जहां सवाल खड़े कर रहे हैं उसको बदलाव सरकार कर सके। और दूसरी बात, 2013 में जब राष्ट्रपति प्रणेता बनते हैं तो 2018 तक रहते हैं, तो मोदी जी की सरकार ने लगभग 4 साल काम किया है वहां। तो कांग्रेस के, अब आप ये मान लिया जाए कि ऐसा ही पार्टी के ही राष्ट्रपति होते हैं तो कांग्रेस के राष्ट्रपति वो थे, तो क्या उन्होंने ऐसी कोई भूमिका का निर्वहन किया? जब आपने संविधान में कोई दायित्व इस तरीके के नहीं दे रखे हैं, यदि एक बार वापस कर देगा और दोबारा फिर सरकार भेजती है तो फिर उनको मानना ही पड़ेगा। तो ऐसी व्यवस्थाएं कीजिए। और इस देश के राष्ट्रपति ने तो ये भी देखा है 84 के दंगों में
चलिए ठीक है सर, टेलीफोन के तार काट दिए गए थे। हाँ, राष्ट्रपति कार्यालय देश के संपर्क में भी नहीं था। झांकनी चाहिए सवाल खड़ा करने से पहले। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर ताहिर चौधरी भी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है चौधरी साहब आपका। चौधरी जी, सीधा सवाल ये कि इस पद पर चाहे रामनाथ कोविंद हो या फिर मौजूदा द्रौपदी मुर्मू जी, महबूबा मुफ्ती का कहना है कि भाई होता तो सब कुछ बीजेपी के इशारे पर है। जल्दी से आपका रिएक्शन, ये बहुत बड़ा और गंभीर आरोप आप पर, आपकी पार्टी पर। ये आरोप, मैं इसको आरोप नहीं मानता हूँ। जहाँ तक पीडीपी की जो प्रेसिडेंट है महबूबा मुफ्ती, उनका इस टाइम पे इस तरह का बयान आना, उनकी आदत है इस तरह के बयान देना, क्योंकि जब तक पीडीपी के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरह के बयानबाजियां नहीं करते हैं तब तक वो सुर्खियों में नहीं रहते हैं। हाँ। न्यूज में रहने के लिए, पब्लिक में रहने के लिए इस तरह के बेतुके बयान ये लोग देते हैं। हाँ। और मुझे बड़ी शर्म आती है कि महबूबा मुफ्ती ने कभी प्रधानमंत्री साहब के ऊपर कभी उंगली उठाती है और इस बार उन्होंने प्रेसिडेंट के ऊपर भी उठा दी। बड़े इस कद के नेता को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है। चलिए ठीक है, आप सभी खास मेहमान मेरे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे यहाँ पर रुकना एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए पड़ेगा। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे चर्चा को बढ़ाएंगे, आगे करेंगे जाने की कोशिश की आखिरकार फिर इतना ये हो हल्ला क्यों मचा हुआ है, ये सियासी बवाल क्यों मचा हुआ है। महबूबा मुफ्ती ने जो कहा, बीजेपी हालांकि कह रही है कि भाई पॉलिटिकल माइलेज के लिए उन्होंने ऐसा कहा है ताकि वो सुर्खियों में बनी रहे, वो खबरों में बनी रहे। वहीं दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि भाई ये वाकई में बहुत गंभीर सवाल उन्होंने उठाया है कि भाई एडवाइजरी रोल तो प्ले कोई करता नहीं है राष्ट्रपति, ऐसे में वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की कठपुतली बनकर रह जाता है, रबर स्टैम्प की तरह काम करता है। ये भी बहुत बड़ा और गंभीर सवाल है। उन्होंने जो बयान दिया, जो ट्वीट किया, आखिरकार उसका मकसद क्या है, उसकी मंशा क्या है, वो कहना क्या चाह रही है, क्या संदेश पहुंचाना चाह रही है। जिस तरह से उन्होंने इस ट्वीट के जरिए राष्ट्रपति पद की गरिमा पर हमला बोला, क्या वो जायज है? क्या हर घर तिरंगा अभियान की वजह से ये बौखलाहट तो महबूबा मुफ्ती की दिखाई दे रही है? क्या राष्ट्रपति बहाना है, केंद्र दरअसल असल निशाना है? आज इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द हम कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ एक खास पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से पैनल का रुख करते हुए सोहेल काज़मी साहब, आपको अब तक क्या समझ में आया है सर? ये बयान सामने आना महबूबा मुफ्ती की तरफ से, दूसरी तरफ से बीजेपी की भी प्रतिक्रिया भी आपने देखी। ये बौखलाहट महबूबा मुफ्ती की क्या इसी वजह से 5 अगस्त नजदीक आता जा रहा है, 370 की वो 30 CAA की वो 30, यानी कि अगर राष्ट्रपति जी उस समय रामनाथ कोविंद जी अपने कार्यकाल के दौरान इन्हें रोक देते तो भाई वाह, तो बहुत अच्छा एडवाइजरी रोल उन्होंने प्ले किया। नहीं रोका तो निशाने पर आ गए। देखिए, इनको पता है कि इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो इनसे फिसल रही हैं। आर्टिकल 370 तो 5 अगस्त 2019 में से यहाँ हटा, लेकिन यहाँ की रीजनल पार्टीज ने आर्टिकल 370 को कभी प्रिजर्व ही नहीं किया। आर्टिकल 370 एग्जिस्ट करता ही नहीं था जम्मू कश्मीर में। ऐसे ही आप यहाँ देखिए कितनी इंक्वायरीज, कितने कोर्ट केसेस हुए हैं नॉन स्टेट प्रोजेक्ट होल्डर्स के। जी, तो ये सिर्फ गुमराह करना लोगों को, और दूसरा है कि एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स पाकिस्तान को लेके, अलगाववाद को लेके, और आज जन सैलाब लोगों का अपनी डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने का आप देख रही हैं। हाँ। वो उन चीजों से फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। अब CAA NRC बिल जो है वो 2011 में मनमोहन सिंह साहब के टाइम पे टेबल हुआ था पार्लियामेंट में, और मोदी जी के टाइम पे वो पास हुआ। ट्रिपल तलाक भी इससे पहले डिस्कस हुआ था मनमोहन सिंह लेड सरकार में, और मोदी जी के टाइम पे पास हुआ। तो एक सरकार में कोई बिल आता है और दूसरी सरकार उसको पास करती है नेशनल इंटरेस्ट में, कम्युनिटीज के हित में। और ये जब ये पावर में आएंगी तो बीजेपी सेकुलर है। हाँ, सेकुलर है। और जब ये बीजेपी पार्टी में नहीं आएंगी, अगर उमर अब्दुल्ला वॉज द पैम्पर्ड मिनिस्टर ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, देन द वाजपेयी एंड द भारतीय जनता पार्टी वॉज वेरी सेकुलर। बट इफ कम्युनल, तो ये कम्युनल और ये सेकुलर पॉलिटिक्स जो है दो जमातों अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, यानी कि आप कह रहे हैं, ठीक है, और उसी से तबाही हुई जम्मू कश्मीर, और रिलीजियस इम्बैलेंस बना रहा, और 2019 के बाद वो ठीक होना शुरू हुआ। ठीक है कौशिक साहब, कभी तिरंगा से दुश्मनी देखिए और कभी कोविंद जी से, आखिर इनकी प्रॉब्लम क्या है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है शिल्पा। देखो, अपने वोटरों को साधने के लिए, अपने समर्थकों को साधने के लिए कोई विचारधारा होती है। हाँ। और उस विचारधारा के माध्यम से ये संदेश देने का काम पॉलिटिकल लोग करते हैं। ठीक है। अब उस विचारधारा उनकी है कि देश का विरोध करना ही करना है, तिरंगे का विरोध करना ही करना है, संविधान पे समय समय पर सवाल उठाते रहने हैं, तो इनके समर्थक खुश होते होंगे। तो वो राजनीति का पीछे के पर्दे का ये परिदृश्य है जो कभी कभी निकल के हम मीडिया के सामने आ जाता है। ये अब इनको समझना पड़ेगा कि बहुत हो गया है।
यदि आप देश खुश है, देश के लोग खुश हैं, देश का वो हिस्सा है, तो कम से कम संविधान से अलग हटके तो बात मत करिए। यदि ईमानदारी से, मैं फिर कहूंगा कि लगता है आपको कि संविधान में, देश के संविधान में कुछ कमियां हैं, उस सम्मान प्रस्ताव लेकर के आए, वो ड्राफ्ट लेकर के संसद में आए कि ये बदलाव हम चाहते हैं, ये बदलाव होना चाहिए। और केवल राजनीतिक बयान आप मीडिया के सामने आके देते रहेंगे अपने समर्थकों को खुश करने के लिए, वो इस देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। सवाल पूछूंगी, पीडीपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, नजम साकिब साहब, उसके बाद में डॉक्टर ताहिर चौधरी आपके पास भी आऊंगे, लेकिन सबसे पहले साकिब साहब, पिछली बार मैंने आपसे सवाल पूछा था लेकिन मेरी आवाज अब तक पहुंची नहीं थी, अगर इस बार पहुंच रही हो तो जरा जवाब दीजिए, महबूबा मुफ्ती ने क्या सोचकर ये बयान दिया और मतलब क्या है उनके इस बयान का, जरा समझाइए, हमें तो समझ नहीं आ रहा। किस बयान का? बोलिए सर जी, कौन सा बयान? मैंने आपकी आवाज नहीं आ रही थी, कौन सा बयान? महबूबा मुफ्ती का ट्वीट नहीं देखा आपने, जिसमें उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के कार्य पर, उनकी विरासत पर सवाल खड़े किए हैं। बोला है कि भाई उन्होंने तो दलितों तक का ध्यान नहीं रखा, इस तरह से अपमान किया उन्होंने दलितों का। महबूबा मुफ्ती ने क्या सोचकर उन्होंने ये ट्वीट किया, ये बयान दिया? जी देखिए, सबसे पहले जो कोई मेरे से पहले पैनलिस्ट जो बात कर रहे थे, जो संविधान की जो बार बार बात कर रहे थे, तो मैं उनको एक थोड़ा सा संविधान का जो है दर्ज देना चाहता हूँ, अगर उनको जरूरत है तो वो सुने। सबसे पहली चीज, जिस संविधान की वो बार बार बात कर रहे हैं, वो संविधान कहाँ था जब जिस सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है अपनी जजमेंट दी थी कि संपत प्रकाश जो केस है उसमें 370 ने परमानेंस इख्तियार की, तब वो संविधान कहाँ था? नंबर 1। नंबर 2, जिस संविधान में ये लिखा है कि विल ऑफ द स्टेट सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली, और जब जम्मू कश्मीर का की जो हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिर्फ ये इजाजत दे सकती थी कि 370 जो है उसको है वो निष्कासित किया, एब्रोगेट किया जा सकता था। हमारी तो असेंबली डिसॉल्व थी, परमिशन किसने दी इनको? विल ऑफ द स्टेट, विल ऑफ द पीपल कहाँ से आया? कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया? नंबर 2। नंबर 3, आप हमें ये बता दीजिए जनाब कि जिस संविधान की बात कर रहे हैं वो संविधान कहाँ होता है जब ये आज हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान को बनाना है, तब कौन सी संविधान की बात होती है? और ये कौन कौन लोग हैं जो संविधान की बात करते हैं? जिन्होंने फादर ऑफ नेशन गांधी को मारा, जिन्होंने 70 साल अपनी जो है शाखाओं पे झंडे नहीं लहराए, ये संविधान की बात करते हैं। ये तो संविधान के खिलाफ लोग हैं, इनका बस चले ये तो मोदी इसका श्यामा प्रसाद मुखर्जी का फोटो लगा दे इस पे गांधी के बंदे नोटों पे। ये संविधान के आड़ में जो है इन्होंने गैर कानूनी काम कर रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें कर रहे हैं, इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा दी है। और जिस आज जो प्रेसिडेंट इन जिस पोजीशन को, संविधान की धज्जियां उड़ाई है या फिर आप लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन को की ये बात कर रहे हैं क्या दर्शाती है साकिब साहब? और जरा ये भी समझा दीजिए, जो इतना बड़ा और गंभीर आरोप उन्होंने लगा दिया कि राष्ट्रपति रहते रामनाथ कोविंद जी ने बीजेपी का एजेंडा आगे बढ़ाने का काम किया, कैसे लगा उनको? मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि विदाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट, बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट मींस असेंबली ऑफ द स्टेट, जब तक असेंबली ऑफ द स्टेट ये ना लिख के दे कि कोई कानून जो है, सेंट्रल लॉज जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है लागू होंगे, उसके बगैर कोई कानून ही नहीं अप्लाई हो सकता था जम्मू एंड कश्मीर में। हमारी असेंबली तो डिसॉल्व थी, ये किसने लिख के दिया? ये तो सवाल पूछना चाहिए सत्य प्रकाश मलिक जी, जो उस टाइम दौड़ रहे थे कि आपने लिख के दिया। इनफैक्ट कानून में तो ये लिखा है कि गवर्नर भी नहीं लिख सकता था, क्योंकि ये तो सिर्फ असेंबली रेजोल्यूशन पास कर सकती थी, और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो 1950 में डिसॉल्व हो गई थी, तो ये किसने लिख के दिया? उस तरह पर अगर आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन जिनकी जो स्ट्रेंथ है और अथॉरिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव करते हैं, जब उन्हें उसी कॉन्स्टिट्यूशन को तार किया, तो मैं क्या नहीं बोलूं कि उन्होंने जनाब जी कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म किया और बीजेपी का पोलिटिकल एजेंडा जो है अपना दिया यहाँ पे। डॉक्टर ताहिर चौधरी, बात है, इसमें साफ दिख रहा है तो होनी उन्होंने आप लोगों का एजेंडा आगे बढ़ाया है, हमने कह दिया तो क्या गलत कह दिया? इनका नहीं, उन्होंने हिंदू राष्ट्र, ये देखिए इनकी लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ठीक है, इनकी लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, हमारी लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है, हम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़ते हैं। कह रहे हैं कि भाई दरअसल आप संविधान के खिलाफ है, असलियत में तो हम संविधान का झंडा बुलंद कर रहे हैं, हम उसके लिए लड़ रहे हैं और आप उसे कुचलने का काम कर रहे हैं। देखिए, मैं इनकी पीडीपी के प्रवक्ता की बात का जवाब देता हूँ। जाहिर सी बात है, अभी सुहेल काजमी साहब ने बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी कि ये लोग
सामने से क्या है, अंदर से क्या है। जब ये हमारी सरकार में थे तो हम इनके लिए अच्छे थे, जब सरकार से बाहर हो गए तो हम खराब हो गए। यही हाल नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। जब हमारी सरकार में एनडीए के हिस्से थे तो हम लोग बहुत अच्छे थे, सरकार से बाहर हो गए तो भारतीय जनता पार्टी खराब हो गई। इनको इस चीज का एहसास नहीं है कि शेख अब्दुल्ला साहब ने असेंबली में खुद ये बात कही थी कि 370 कोई कुरान शरीफ की आयत नहीं है जिसको हटाया नहीं जा सकता। ये चीज तो परमानेंट थी ही नहीं ना। इन लोगों ने कभी अपने हुकूमतों के टाइम पे उसको परमानेंट किया। ये लोग क्या करेंगे? इन्होंने कश्मीर के अवाम, कश्मीर के यूथ के हाथ में पत्थर दे के, हड़तालें करवा के, कश्मीर में बंद की कॉल करवा के, क्या कुछ करवा के इन लोगों ने अपनी सरकारें चलाई हैं। लेकिन आज के टाइम पे कश्मीर का जो यूथ है, कश्मीर का जो अवाम है, बहुत खुश है। आज कश्मीर में इनको तिरंगे कल से नजर आ रहे हैं, कश्मीर में रैलीज निकाली जा रही हैं, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में अवाम सड़कों के ऊपर है, खुशी मना रहा है। वो चीजें इनको डाइजेस्ट नहीं हो रही। वो उन चीजों की बुखलाहट है इनको। जब कश्मीर लाल चौक से लेके करगिल तक रैली जा रही है, वो चीजें इनको देख के डाइजेस्ट नहीं हो पा रही। जहाँ बीच में जो इत्तेहाद था, जहाँ जाने दे दी, सेक्रीफाइस किया, उनकी आज कोई इज्जत ही नहीं है। क्या बात करते हैं आप? खुद बता दीजिए आपने क्या किया। आप तो संविधान को दिन दहाड़े डाका डालते हैं, धज्जियां उड़ाते हैं उसकी। आपकी कमजोरी ये है कि सच्चाई आप सुन नहीं सकते। बड़ी बदकिस्मती है कि कश्मीर हमारी कोई कमजोरी नहीं, आपकी कमजोरी ये है लाठी में हमारी हर कोई चीज क्योंकि आप पावर में तो कुछ भी गलत करेंगे के बहाने आपने कुछ भी गलत करेंगे, 70 हटाई, कुछ भी गलत करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं आप आपने तो कुछ किया ही नहीं हर दिन और इसलिए कह रहे हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपने एजेंडे को पूरा करने का काम किया। ताहिर साहब देखिए एजेंडे की बात नहीं, मैं आपको नहीं, मैंने आपका सवाल पूछ लिया है मैम, वो जवाब दे रहे हैं, सुन लेते हैं। ये वही महबूबा मुफ्ती हैं, ये वही लोग हैं। जब सरकार थी तो यही महबूबा मुफ्ती कहती थी कि जो बच्चे पत्थर मारते हैं, आप वही लोग हैं जिन्होंने हाथ मिलाया था महबूबा मुफ्ती जी के साथ। आप वही लोग हैं। देखिए उस वक्त आपको ये चीजें याद रही। उस वक्त महबूबा जी अच्छी थी जब आपने हाथ मिलाया, नॉर्थ और साउथ पोल को आपने मिला दिया। उस वक्त वो बड़े अच्छे लोग थे। हमने महबूबा जी उस वक्त वो देशभक्त थे, आज वो एंटी नेशनल हो गए। ना उस टाइम पे जम्मू कश्मीर की आप अपने अंदर झांक लीजिए, आप भूल क्या रहे हैं? ये वही लोग हैं जिनके साथ आपने हाथ मिलाया और जम्मू कश्मीर में हुकूमत की। और आप लोगों ने भी हमारे साथ हाथ मिलाया था। आप लोग क्यों भूलते हो? आपने भी एनडीए का हिस्सा बने थे आप लोग। तब आपको एनडीए बहुत अच्छी लगती थी, तब आपको सेंटर की सरकार बड़ी अच्छी लगती थी, तब लोग आप कुर्सी के लिए आप लोग तो कुछ भी कर सकते हो। उस वक्त एनडीए में कितनी पार्टीज घुसी हुई थी आप अच्छी तरह जानते हैं। हमने एंटी जम्मू कश्मीर के खिलाफ काम नहीं किया, हमने जम्मू कश्मीर के वासियों के खिलाफ काम नहीं किया। एक मुझे एक चीज बता दीजिए, जब जम्मू कश्मीर वासियों के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी उसके खिलाफ कोई काम किया हो? आपने तो यहाँ के आम वासी को कुचल दिया। पीएसए हमारे स्पेशल राइट्स जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 हमें दे दिया था, तो आपने उसी प्रेसिडेंट के हाथों उसको हथे चढ़ा दिया। पहले आप उस चीज ये क्या करिए गलत है, क्योंकि वो अपने मैनिफेस्टो को फेवर कर रहा था। आप अपना मैनिफेस्टो को लेकर आप हर किसी को कुचल रहे हैं यहाँ पर। झूठ बोल के चाहे वो कोई भी है की कोशिश करोगे, हुकूमत हथियाने की कोशिश करोगे। अरे झूठ नहीं, ये तो फैक्ट है। आप किसी को झुठला नहीं सकते, आप कॉन्स्टिट्यूशन को झुठला नहीं सकते। क्या आप आइन को मानते हैं? क्या आप न्यायालय को मानते हैं? उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसको मानते हैं? आरोप लगाता हुआ, एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करता हुआ रविंद्र शर्मा जी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को भी नहीं मानते, आए हैं, मानते किस किताब को? ठीक है नीलूफर जी, आपकी बात आ गई है। रविंद्र शर्मा जी, आखिरकार शांति की अगर कोई बात करे, देखिए पीडीपी की बात कर ले, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर ले, बीजेपी की बात कर ले, हर कोई पीछे के दरवाजे से शांति की बात तो करता है, लेकिन उनके एक्शंस में वो चीज नजर नहीं आती है। ऐसे में किस तरह से इन सियासी बयानों को, इस पूरे बवाल को रोका जा सकता है, थामा जा सकता है? सर क्या लगता है आपको, ताकि अल्टीमेटली वहां पर शांति आए, जो हर कोई चाहता है लेकिन आ नहीं पा रही? लेकिन सत्ता के लिए इन्होंने उन पार्टियों के साथ ही और सत्ता हासिल की और सत्ता में रहे, और बाद में उनको बदनाम करके वो कहते हैं कि हम बड़े दूध के दूल्हे हैं।
आपने हाँ, तो दोनों एक सारे दूसरे को कह रहे सिद्धांत हैं। ताक में रख दिए। हाँ। चुनाव लड़ा इनके खिलाफ। हाँ। मुझे बात हाँ। कंप्लीट करने हाँ, दीजिए, बोलिए। मैं किसी के खिलाफ बात नहीं करता। हाँ। कि आपने बाप बेटी बाप बेटा के खिलाफ कैंपेन किया और फिर आपने सत्ता जहाँ पे जम्मू कश्मीर में आपका ख्वाब था आपने किया। आज वो पाकिस्तानी हो गए, आज तो देशद्रोही हो गए, आज वो एंटी नेशनल हो गए। मत बोलिए कि इसी कश्मीर में, इसी जम्मू कश्मीर में, मुस्लिम मेजॉरिटी जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के बॉर्डर पे था। इन्होंने जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करके कश्मीरियों ने जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान के साथ हालात को वेलकम किया और उन्होंने ये तिरंगा जो है ये 75 साल से जम्मू कश्मीर में लहरा रहा है। 1992 में जोशी जी भी आए थे, मुरली मनोहर जोशी जी की अध्यक्षता में। यहाँ पे हवाई जहाज से उनको 20 लोगों को कश्मीर के अंदर हमारे सिक्योरिटी फोर्स के जवानों की उपलब्धियां हैं, कुर्बानियां दे करके लाल चौक पे उन्होंने उनको तिरंगा लहराया। ये तिरंगा सिर्फ बीजेपी या उसकी रैली से नहीं है। देश के यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आप खुद मानते हैं कि चंद लोग हो सकते हैं अलगाववाद, आतंकवाद, पाकिस्तान के बहकावे में। लेकिन बीजेपी फिर यही तो कहती है ना सर कि आप लोगों को किसने रोका था, आप लोग भी हर घर तिरंगा लहरा देते। हम करके दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कश्मीरी हमारे साथ है, वहाँ की जनता हमारे साथ है। आज मुझे बताइए कि महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर नहीं रही, क्या वो उस तिरंगे को सलाम नहीं करती थी? क्या फारूक अब्दुल्ला उस तिरंगे को सलाम नहीं करते थे? क्या 75 साल से वो तिरंगा, उसके बाप ने तिरंगा नहीं हटाया? क्यों आज उनको पाकिस्तानी और देशद्रोही साबित करने में भारतीय जनता पार्टी लगी है? मान सकते हैं उनकी विचारधारा से हमको इत्तेफाक नहीं, कई बातों से हमको इत्तेफाक नहीं, लेकिन आप ऐसी भाषा बोल करके। चलिए ठीक है सर, ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है। आप सभी लोगों से जल्दी फाइनल कमेंट चाहूंगी क्योंकि देखिए आरोप प्रत्यारोप का खेल तो कभी खत्म होने नहीं वाला है। ऐसे में सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए सोहेल काजमी साहब, जाते जाते आपका कंक्लूजन सर क्या लग रहा है? सियासी बवाल तो मचा हुआ है, क्या ये थमेगा या यूं ही जारी रहने वाला है? और वो भी कम से कम संवैधानिक पद की मर्यादा का तो ख्याल कर ले ये तमाम नेतागण। अपना एजेंडा बाद में, पहले कम से कम इनकी इज्जत तो कर ले। सोहेल साहब, आवाज मिल रही है मेरी? लगता है संपर्क हमारा कट गया है। नीलूफर मसूदी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नीलूफर जी, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट जल्दी से। मैम देखिए, जो जख्म लगे हुए हैं 5 अगस्त 2019 को, मैं चाहूंगी कि जो नए प्रेसिडेंट है कम से कम वो अपने पावर्स इस्तेमाल करे। उनके पास एडवाइजरी पावर है। कोई मुद्दा अगर जिस तरीके से लास्ट टाइम बाबरी मस्जिद का मुद्दा जो था, उन्होंने एडवाइजरी, जो हमारे लास्ट प्रेसिडेंट थे 94 में, तो उन्होंने वो एडवाइजरी बोर्ड के जरिए एक रेफरेंस भेजी हुई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। अच्छा। तो इसी तरीके से एक रेफरेंस वो भेज सकते हैं जहां पर ये चीजें क्लियर हो सकती है, आया ये लॉ पर बनी थी कि ये नहीं बनी थी। अच्छा। कम से कम वो पावर जो प्रेसिडेंट के पास है वो उसको इस्तेमाल करे, रबर स्टैम्प की तरह, और 370 को बहाल करे, है ना? यही चाहती है ना लिमिटेड पावर से सही नेशनल कॉन्फ्रेंस यही चाहती है ना, 370 बाहर होना चाहिए। अरे हम तो चाहते ही वो बहाल हो। हम तो चाहते हैं कि जो हमें संविधान ने दे दिया था, जो 70 सालों में हम चाहते हैं, इतनी मुश्किल से हुआ, वापस से आप उसे पलटना चाहते हैं। अमन और शांति वहाँ की रास नहीं आ रही लगता है आप लोगों को। चलिए ठीक है, कौशिक साहब मुस्कुरा रहे हैं। कौशिक साहब, फाइनल कमेंट आपका, जवाब दीजिए जल्दी। देखिए, हमेशा हम ही वो लोग हैं जिन्होंने अमन और शांति के लिए लड़ा और अपनी जानें न्यौछावर की। 70 साल में वहाँ पर अमन ही अमन दिखाई दिया, शांति ही शांति दिखाई दी। अपनी भाषा चेंज नहीं 70 साल तभी तो वहाँ पर अमन और शांति दिखाई दिया। कुर्सी पर बैठकर भी वही बात करते हैं, कुर्सी को लात में हम मारते हैं यहाँ के लोगों के लिए। हमने प्रूव किया है, ये हमने प्रूव किया है इस चीज को। चलिए ठीक है, कौशिक साहब, आज वो लोग जिनको कुर्सियों पर बिठाया गया है, एनसी के नेता कह रही हैं, कौशिक साहब की आवाज दीजिए प्लीज। चेंज हो गई है, जब उनके पास कुर्सियां नहीं थी, आप देख लीजिए उनके बयान क्या थे और आज उनके बयान क्या हैं। एनसी के नेता कह रही हैं, शिल्पा, समझना पड़ेगा हर चीज की एक संवैधानिक प्रक्रिया है। क्या राष्ट्रपति महोदय चाहेंगे जो एनसी की नेता कह रही हैं वो बदलाव हो जाएगा क्या? जब सारे संवैधानिक निहित राज्यसभा लोकसभा में हैं, ठीक है, तो निश्चित तौर से तो कोई बदलाव होगा। हाँ। तो उसी के माध्यम से होगा। और दूसरी बात, नई सरकार आएगी, अभी चुनाव होंगे, और नई सरकार में यदि ऐसा कुछ है व्यवस्था तो प्रस्ताव करके यहाँ भेजा जाएगा। वहाँ की जो असल कश्मीरी है, जनता है, वो क्या चाहती है वो भी क्लियर हो जाएगा। डॉक्टर ताहिर चौधरी, जल्दी से फाइनल कमेंट आपका। की बात की जाए, चाहे पीडीपी की जाए और वहाँ के रीजनल दलों की बात की जाए, हाँ।
ये लोग जमीनी सतह पे बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। हाँ। इनकी पार्टीज के मैक्सिमम लोग इनकी पार्टीज छोड़ के जा चुके हैं। हाँ। लेकिन इस टाइम पे अपने आप को जमीनी सतह में जिंदा रखने के लिए ये लोग किसी तरह के भी बयानबाजी कर सकते हैं। ठीक है। कभी प्राइम मिनिस्टर पे उंगली उठाएंगे, कभी प्रेसिडेंट पे उठाएंगे, कभी किसी पे उठाएंगे। इनकी मजबूरियां हैं। पाकिस्तान की तरफ अपना प्यार जताएंगे, चीन की तरफ अपना प्यार जताएंगे, क्योंकि देश का झंडा लेके, तिरंगा आगे लेके बढ़ना इनको कहीं ना कहीं इस टाइम पे इनको चोट लग रही है। जो कश्मीर के अंदर जो और यही दर्द इनका इस तरह के बयानों में छलकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है रविंद्र शर्मा जी, जिस तरह तिरंगे लहरा रहे हैं, रैलीज निकल रही हैं, वहाँ का आम इंसान खुश है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं आम इंसान खुश है, लेकिन ये विपक्षी दल है कि खुश होने का नाम नहीं ले रहे हैं। रविंद्र शर्मा जी, फाइनल कमेंट आपको जल्दी से। कमेंट मानती हैं आप, मैंने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी ये सिद्ध करने में लगी हुई है कि सिर्फ वही देशभक्त है। अच्छा। और इस देश के अंदर जो आज अफरा तफरी है, जो भाईचारे को खतरा है, ठीक है, जो हिंदू मुसलमान में फसादात हैं, उसकी जड़ तो राजनीति है। अगर इस तरह की राजनीति से ऊपर उठेंगे, कश्मीर को टारगेट करके क्या हासिल करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? आप अमन की बात करते हैं, सब पार्टियों ने, सब लोगों ने कुर्बानी दी है। ठीक है। कश्मीर के अंदर सिलेक्टिव टारगेटेड किलिंग में हर धर्म के लोग, माइनॉरिटी के लोग भी मारे गए। बनाया जाना चाहिए। चलिए ठीक है, ठीक है। पाकिस्तान से लड़ेंगे, चाइना से लड़ेंगे, आतंकवादियों से लड़ेंगे। ठीक है सोहेल काज़मी साहब, 10 सेकंड्स यू आर हैविंग, फाइनल कमेंट जल्दी से सर। देखिए ये पहले तो ये कि आर्टिकल 370 should not be discussed by any political party because that is before the honorable Supreme Court, और जो honorable Supreme Court फैसला लेगी वही सबको मंजूर हो। ठीक है। दूसरा ये है कि आने वाले दिनों में जब भी इलेक्शन होगी, जम्मू कश्मीर में ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स मेरे हिसाब से, ठीक है, फजूल के होलो स्लोगन जो हैं वो खत्म हो जाएंगे और एक नया पॉलिटिकल चैप्टर शुरू होने जा रहा है। और मुझे लगता है कि उनको भी पता है, महबूबा जी को भी पता है, और ये सब चीजें फ्रस्ट्रेट। ठीक है, और कैसा होगा ये नया पॉलिटिकल चैप्टर, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे सतीश चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। नया पॉलिटिकल चैप्टर शुरू होगा, कैसे होगा, कौन इसकी शुरुआत करेगा, और एक दूसरे पर आरोप तो हर कोई लगा रहा है, लेकिन अपने गिरेबान में क्या कोई झांकेगा और इसकी शुरुआत करने की हिम्मत दिखा पाएगा, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल मेरे सतीश चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।